स्वागत है आपका कहानी यंत्र मानव के 13वें हिस्से में। रंजीत और पीटर उस टापू से निकल चुके थे। वो दोनों पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो पानी में रहने वाले किसी भी जीव से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार में तैर रहे थे। पानी में तैरते हुए उनके सामने जो भी जीव आता वो उसे खा जाते थे। वो बिना थके बिना रुके उस टापू से बहुत दूर निकल आए थे और सुबह से दोपहर होने के बावजूद भी वो लगातार तैर रहे थे। विशाल महासागर में तैरते तैरते उन्हें सारा दिन बीत गया। सूरज पश्चिम में छिप गया और रात के अंधेरे ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते रात भी हो गई और सारे देशवासी अपने अपने काम से अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे और पीटर रंजीत शहर की ओर। रात और गहरी हुई और फिर तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसर गया था। इसी सन्नाटे में पीटर और रंजीत समंदर पार करके शहर के किनारे आ चुके थे। उन्होंने शहर की सबसे ऊंची जगह से पूरे शहर का जायजा लिया। बहुत दिनों बाद रंजीत शहर को देख रहा था। वो शहर में आने के लिए बेताब हो रहा था। उसने पीटर की लाश की ओर देखकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो बढ़ने लगी। रंजीत भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। दोनों चलते हुए उस शहर की सुनसान सड़कों पर आ चुके थे। उस वक्त उन दोनों के दिलों में किसी का खौफ न था। शरीर में अजीब सी बेशुमार ताकत का एहसास उन्हें हर तरह के खौफ से दूर कर रहा था। वो दोनों बेखौफ सुनसान सड़कों पर चल रहे थे। वो चलते चलते एक गिरजाघर के पास जा पहुँचे। उन्होंने बाहर से ही उस गिरजाघर में नज़र डाली तो उन्हें अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पीटर और रंजीत चलते हुए गिरजाघर में आ गए। वहाँ अंदर एक पादरी था जो अपने साथ के एक दूसरे इंसान से कुछ काम करवा रहा था। लगता था कि वो किसी जश्न का इंतजाम कर रहा था। पादरी ने अचानक पीटर और रंजीत को देखा। उन दोनों को उनकी हालत को देखकर पादरी ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। फिर थोड़ा करीब जाकर वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा। पीटर और रंजीत की हालत भिखारियों जैसी लग रही थी। उनके शरीर पर मांस तो चढ़ा था मगर कपड़े बहुत मैले कुचैले हो गए थे। दाढ़ी और बालों के बढ़ने के कारण वे दोनों जंगली जानवर मालूम पड़ रहे थे। पादरी ने उनसे कहा, कौन हो आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? पादरी ये कहकर चुप हो गया। वो दोनों भी चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर पीटर की लाश आगे बढ़ी और उसने पादरी का गला एकदम से दबोच लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरा आदमी डर के मारे भागने लगा मगर रंजीत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर दोनों के साथ वही हुआ जो जंगल में दूसरे जानवरों के साथ होता था। उन दोनों का शरीर सिकुड़ गया। पूरा शरीर हरा रंग का हो गया। इस तरह से पीटर और रंजीत ने पादरी और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें मारकर पीटर और रंजीत अपने अंदर और भी ज़्यादा ताकत महसूस कर रहे थे। वहाँ से वो दोनों निकलकर फिर सुनसान सड़कों पर चलने लगे। वहाँ से चलते चलते वो एक बस्ती के करीब आ गए। बस्ती सुनसान पड़ी थी। सभी घरों के अंदर सो रहे थे। कुछ एक घरों में लोग जगे भी हुए थे। कुछ के घरों के अंदर से टीवी चलने की आवाज़ें आ रही थी। पीटर और रंजीत वहाँ एक घर के बाहर खड़े हो गए। कुछ देर वो वहाँ खड़े रहकर अंदर की आवाज़ों को सुनते रहे। फिर रंजीत ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया।
जब थोड़ी देर तक कोई बाहर न आया तो रंजीत ने फिर से तेजी से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। रंजीत को सामने देखकर उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? उसकी बात खत्म होते ही रंजीत ने उसका गला दबोच लिया। पीछे से पीटर अंदर दाखिल हुआ। उसने घर में मौजूद दूसरे आदमी का गला दबोच लिया। फिर उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ था। उन दोनों की लाशें सूख कर किसी लकड़ी की तरह ऐंठ गई थी और हरी पड़ गई थी। दोनों को मारने के बाद पीटर बाहर की ओर जाने लगा, लेकिन तभी रंजीत ने उसे वहीं पर रोक लिया। उसने उस घर का दरवाज़ा बंद किया और अपना हुलिया सुधारा। दाढ़ी बाल काटकर उसने अपने आप को पहले जैसी शक्लो सूरत में ढाल लिया। मगर पीटर अब एक लाश की तरह था। उसे कत्ल करना मालूम था मगर इंसानों के तौर तरीके नहीं। इसलिए रंजीत ने उसका भी हुलिया बदला। वहाँ से उन्होंने कपड़े बदले और अपने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर वहाँ से बाहर आ गए। वो चलते हुए अभी कुछ दूरी पर पहुँचे ही थे कि तभी उन्होंने सामने से साइकिल सवार एक आदमी को आते देखा। उसे अपनी ओर आता देखकर वो दोनों खुश हो गए। खुशी से उनकी आंखें चमक उठीं। वो आदमी जैसे ही उनके करीब आया, पीटर उसके सामने खड़ा हो गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीटर ने उसका गला दबोचकर उसे भी हलाक कर दिया। उसे मारने के बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वो वहाँ से निकलकर बस्ती से थोड़ा सा दूर आ गए थे। अब रंजीत की नज़र एक पुरानी फैक्ट्री पर पड़ी। वो उस फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। उसे फैक्ट्री के अंदर से कुछ इंसानों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी थी, इसलिए वहाँ किसी का आना जाना नहीं था। वहाँ पर अब कुछ चोर उचक्के ही आया जाया करते थे। देर रात तक वो जुआ और शराब में ही बिजी रहते थे। पीटर और रंजीत जब वहाँ दाखिल हुए तो उन्होंने 12 लोगों को अंदर पाया। सभी शराब के नशे में धुत पड़े थे। कुछ सो रहे थे और कुछ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इतने लोगों को देखकर रंजीत और पीटर के मुंह में पानी आ गया। वो दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों बिना देर किए उन लोगों के सामने आ गए। उन्हें देखकर एक आदमी कहने लगा, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? उसका इतना कहना था कि पीटर की लाश ने उसका गला दबोच लिया और उसे मार डाला। ये देखकर बाकियों का नशा फुर्र हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहे थे। अगले ही पल रंजीत लपका और उसने भी लोगों को अपना शिकार बनाया। उन लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार की, मगर उन पर गोलियों का कोई असर न हुआ। और ये नज़ारा देखकर तो लोग और भी डर गए। खौफ के मारे उन लोगों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रंजीत और पीटर ने बारी बारी से वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला और फिर उनकी लाशों के साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ। उन्हें मारने के बाद रंजीत उसी फैक्ट्री के एक कोने में जा बैठा। उसके सामने पीटर की लाश आई और बैठ गई। अब वो दोनों वहीं बैठे रहे और बैठकर रात बीतने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे रात खत्म हुई और सुबह हो गई। सुबह की रोशनी में लोगों ने उन लोगों की लाशों को देखा जिनका कत्ल बीती रात को रंजीत और पीटर ने किया था। अजीबो गरीब सी दिखने वाली लाशों की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी थी। लोगों ने पुलिस को भी खबर की। पुलिस आई तो उन लाशों को देखकर वो भी हैरान थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी।
सभी लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। सभी सोच में डूबे थे कि उनकी लाश किसी लकड़ी की तरह सूखकर हरी क्यों हो गई थी। मगर सभी के लिए ये एक बड़ी पहेली थी, एक अनसुलझी पहेली। टीवी और अखबार वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे। ऐसी लाशों को देखकर टीवी और अखबार वालों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। पुलिस ने उन लाशों को जांच के लिए भेजा। अलग अलग जगह पर पाई गई एक ही जैसी हालत वाली लाशें पुलिस के लिए एक पहेली की तरह थीं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनकी लाशों की हालत इस तरह से हो गई। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू की ओर, समीर की ओर। शहर की कोलाहल से दूर समीर अपनी लैब में विज्ञान के बारे में नई नई चीज़ें सीख रहा था। ये सुबह का वक्त था। समीर नाश्ता कर रहा था और यंत्र मानव उससे विज्ञान की बातें बता रहा था कि तभी वहाँ लगी कंप्यूटर स्क्रीन पर सुबह की खबरें सुनाई पड़ने लगी। अजीबोगरीब तरह की हरी पड़ चुकी लाशों की बात सुनकर यंत्र मानव उठ खड़ा हुआ। वो स्क्रीन के पास जाकर ध्यान से उस खबर को सुनने लगा। समीर ये देखकर हैरान था कि उससे पहले यंत्र मानव ने इतनी ध्यान से कोई खबर नहीं सुनी थी। मगर आज वो किसी बुत की तरह कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा उन खबरों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। समीर भी जाकर वहाँ पर खड़ा हो गया। उसने भी देखा कि खबर अजीब तरीके की लाशों के बारे में थी। जब खबर खत्म हुई तो यंत्र मानव ने समीर से कहा, समीर, मुझे बाहर जाना होगा और तुम तब तक यहीं पर रुकोगे जब तक मैं लौट कर ना आऊँ। ये सुनकर समीर उससे कहने लगा, मगर तुम जा कहाँ रहे हो? इस पर यंत्र मानव ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का अभी वक्त नहीं है। हाँ, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, मगर इस वक्त नहीं। मैं लौट कर आऊँगा, फिर तुम्हें सारी बातें बताऊँगा, मगर अभी मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मेरा यहाँ रुकना शहर वालों के लिए खतरा साबित हो सकता है। समीर ने हैरानी से कहा, मगर बात क्या है? आखिर इस खबर को देखकर तुम इतना क्यों परेशान हो गए? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात पर यंत्र मानव कहने लगा, देखो समीर, बात यह है कि तुम्हारे जहन में कई सारे सवाल थे जो तुम मुझसे पूछा करते थे और मैं ये कहकर टाल दिया करता था कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यूँ समझ लो कि वो समय आ ही चुका है और अब मैं लौट कर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मगर तुम अभी क्यों नहीं बताते? क्योंकि समीर, मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे शहर वालों की फिक्र है। मुझे फिक्र है कि जिस मुसीबत से लड़ने के लिए मैं बनाया गया हूँ, कहीं वो मुसीबत बढ़कर और ज़्यादा ना हो जाए, और इसीलिए उस मुसीबत के बढ़ने से पहले ही मैं उस मुसीबत का खात्मा कर देना चाहता हूँ। सुनो समीर, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, मगर मुझे पहले यहाँ से जाकर उस मुसीबत को ख़त्म करना होगा। समीर अब वहाँ पर खड़ा यंत्र मानव की अजीब तरह की बातों को सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम गोल गोल बातें मत घुमाओ, मुझे बता दो ना कि बात क्या है। इस पर यंत्र मानव कहने लगा, मैं सब बताऊंगा, मगर लौटने के बाद। ये कहकर यंत्र मानव वहाँ से चलकर लैब के दूसरे हिस्से में आया। लैब के उस हिस्से में ढेर सारी इंसानों की तरह दिखने वाली खालें मौजूद थीं। वो दरअसल खाल नहीं, बल्कि एक तरह के कपड़े थे जिन्हें पहनकर यंत्र मानव बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता था। यंत्र मानव उन्हीं में से एक खाल को पहनने लगा। उसके पास समीर आया और कहने लगा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये जो लाशें दिखी हैं, इनकी क्या वजह है? इस पर यंत्र मानव ने कहा, इनको किसी ने कत्ल किया है, और जिन्होंने कत्ल किया है उनके खात्मे के लिए ही मुझे बनाया गया है। मगर ये बात इतनी सी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तुम मुझे वापस आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
हर एक चीज़ बताऊंगा कि तुम्हारे दादाजी के पास इतनी सारी नॉलेज कैसे आई, कैसे उन्हें पता चला कि इस तरह की विज्ञान के चमत्कार से दुनिया की रक्षा करी जा सकती है। समीर, मेरा काम हो जाने दो और उसके बाद मैं आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और बहुत कुछ सिखा भी दूंगा, मगर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। अब ये सब सुनकर समीर यंत्र मानव से कहने लगा, क्या ये सब कुछ मेरे दादाजी से जुड़ा हुआ है? यंत्र मानव ने कहा, हाँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं बता सकता था। मैं अगर तुम्हें पहले बता देता, ओफ समीर, तुम मेरी बात को समझो। मैं अगर तुम्हें पहले बता देता तो मैं ही परेशानी में पड़ सकता था। मैं तुम्हें सब कुछ आकर बताऊंगा कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। तुम यही सोच रहे हो ना कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ में रहा, मगर पहले क्यों नहीं बताया। इन सब बातों की वजह है जिसकी वजह से मैंने पहले कभी नहीं बताया। मैं लौट कर आऊँगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मगर मेरे आने तक तुम यहीं पर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे वादा करो। उसकी बात सुनकर समीर कहने लगा, मगर मगर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। यंत्र मानो कहने लगा, समीर बात मानो, अब साथ मत चलो और तुम यहीं रुको। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर जिन लोगों ने कत्ल किया है वो हैं कहाँ। उन्हें ख़त्म करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा और फिर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। इसके आगे के काम तुम्हें ही करने हैं, ठीक है? मेरे आने तक तुम यहीं रुकना। यंत्र मानव की बातें सुनकर समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में यंत्र मानव बात कर रहा है, और उसके दादाजी की क्या असलियत थी। इन्हीं सब बातों ने उसे परेशान कर रखा था। यंत्र मानव वहाँ से निकलने लगा तो समीर ने उससे कहा, मैं भी चलता हूँ, क्यों तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चल सकते? इस पर यंत्र मानव ने कहा, नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम यहीं रुकोगे। और हाँ समीर, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहीं पर रुक कर इस स्क्रीन पर सब कुछ देखोगे और कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी बात, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं ख़त्म हो गया, तो तुम बौखलाओगे नहीं, शांति से यहीं बैठे रहोगे, यहाँ पर रहकर हर चीज़ सीखोगे और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे तुमको नॉलेज होती जाएगी, अपनी नॉलेज से तुम इस देश के लोगों के लिए अच्छे काम करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों की सुरक्षा करोगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे दादाजी की असलियत भी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर कोई नहीं रहेगा जो तुम्हारे दादाजी के बारे में तुम्हें बताए, और ऐसी हालत में तुम सब कुछ भूल कर सिर्फ आगे बढ़ोगे। समीर, मुझसे इस बात का वादा करो। समीर कहने लगा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? आखिर तुम मुझे साफ साफ सब कुछ क्यों नहीं बताते? देखो, अगर कोई बड़ी मुसीबत है तो उसने इतना कहा ही था कि यंत्र मानव ने उसके मुंह पर हाथ रखा। कहने लगा, तुम अब आराम से बैठो, तुम परेशान मत हो, मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा। समीर, तुम बिल्कुल शांत रहो, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर यंत्र मानव अपनी जगह से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। समीर वहीं खड़ा यंत्र मानव को देखता रहा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अनहोनी होने का उसे डर था। वो यंत्र मानव को देखता रहा। यंत्र मानव ने उसे पलट कर देखा और कहा, कुछ भी हो जाए समीर, तुम आगे बढ़ते रहना, कोई गलती मत करना। ये कहकर यंत्र मानव अपनी लैब से बाहर निकल गया और समीर डरे हुए दिल के साथ उसी लैब में खड़ा सब कुछ देखता रहा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लग रही है
हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी की अगली कड़ी के साथ।